देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस। तो देखो हम लोग का कोरिलेशन रिग्रेशन जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अभी हम लोग इस पे जो है एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सेट ए और सेट बी ये दोनों मैंने बोला था कि डिस्कस करेंगे, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। पहले सेट ए। अच्छा, देखो क्या बोला है, राइट द करेक्ट आंसर, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ऐसा ही हम लोग का एग्जाम में भी आता है। बाइवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से ही ये वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ था। नॉर्मली हम लोग इतना दिन जो पढ़ रहे थे वहां पर हम लोग एक ही वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे, लेकिन अभी हम लोग देखें कि दो वेरिएबल्स को एट ए टाइम लेके भी हम लोग उसका जो है एनालिसिस कर सकते हैं। तो बाइवेरिएट डेटा का मतलब हो गया टू वेरिएबल्स तो होगा ही, इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम नहीं, मोर देन टू वेरिएबल्स नहीं, टू वेरिएबल्स भी। बाइवेरिएट का मतलब तो एग्जैक्टली टू का ही बात हो रहा है, तो मोर देन टू का तो कोई यहाँ पर सवाल नहीं है। टू वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, टू वेरिएबल डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, तो टू वेरिएबल सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। हम दिखा भी देते हैं कहाँ से हम लोगों ने ये वाला, देखो ये नोट डाउन कहाँ किया था वो भी दिखा देते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 का ऑप्शन सी, ठीक है। ये देखो मैंने सारे जो है ओपन कर रखे पीडीएफ, ये रहा। बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब व्हेन डेटा आर कलेक्टेड ऑन टू डिस्क्रीट वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली टेकन, ठीक है। साइमल्टेनियसली दे आर नोन एज बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। जब दो वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली का मतलब ही होता है दोनों चीज को एट ए टाइम लेना, ठीक है, एक ही टाइम में दो चीज को कवर करना। तो ये हो गया साइमल्टेनियसली, दे आर नोन एज बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, और इसे हम लोग बोलते हैं बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोला है कि फॉर बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, अगर हम लोग बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं फॉर पी प्लस क्यू क्लासिफिकेशन, मतलब एक वेरिएबल है पी, दूसरा वेरिएबल है क्यू, द टोटल नंबर ऑफ सेल, सेल मतलब कितने सारे उसमें ऐसे टेबल का जो सेल होता है ना, वही चीज बताया जा रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखो, ये पॉइंट टू का आंसर क्या होगा, उसके लिए पहले याद रहना चाहिए कि क्या सेल का मतलब क्या होता है। तो हम यहाँ पर फटाक से एक बार दिखा देते हैं, ये देखो, ये देखो सेल का मतलब होता है ये सब एक एक क्या है, टेबल में सेल जो हम लोग पढ़ते हैं, ये एक एक सेल है, ठीक है। ऐसे अगर करेंगे तो ये एक एक हम लोग का सेल हो जाएगा, ये एक एक सेल बन जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। इस तरह से इसे बोला जाता है सेल। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो। क्वेश्चन पूछा है फॉर ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, देन द टोटल नंबर ऑफ सेल, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितना होगा, P इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सेल P इंटू क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड, ये प्रूफ भी करके दिखा देते हैं, ये ऑलरेडी हम लोगों ने एक बार तो डिस्कस किया ही है। जैसे देखो यहाँ पर सेल बना रहे, मान लो ये जो है इधर पी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे हम दिखा देते हैं, ये इतने सारे सेल बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पी वेरिएबल्स है, इधर पी का डेटा लिखा हुआ है, इधर क्यू का डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग का डिस्कशन जो है वो 1 2 3, ठीक है, और इधर 1 2 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। 3 इंटू 3 9 हो गया, तो 9 यहाँ पर जो है सेल्स, एक सेकेंड ये रहा, फॉर ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल पी प्लस क्यू क्लासिफिकेशन, पी प्लस क्यू मतलब जितने सारे क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन मतलब जिसके बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3, तो ये
3+3 6 क्लासिफिकेशन है, टोटल नंबर सेल्स मतलब वो क्लासिफिकेशन जिसके अंदर है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना बनेगा, 3x3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो 3 डेटा है, यहाँ 3 डेटा है, यहाँ 3 डेटा है, तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया, P+Q। ठीक है, क्लासिफिकेशन P+Q और नंबर ऑफ सेल्स कितने बनेंगे, तीन तीन डेटा के क्लासिफिकेशन करने के लिए, मतलब P रिलेटेड डेटा 3 है, Q रिलेटेड डेटा 3 है, इसके लिए हमें सेल जो है वो 9 चाहिए होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेसिकली P इंटू क्यू होगा। इसका डिस्कशन भी हम लोग कर चुके हैं। ये देखो नंबर ऑफ सेल्स होता है P इंटू क्यू। ये तो नंबर ऑफ कॉलम्स का बात हुआ है। यहाँ पर यहाँ पर लिखा है कि नहीं मुझे याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन बताया है मैंने। ठीक है, तो P इंटू क्यू हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसीज इन ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में भी क्या हो सकता है, बोल रहा है कि जब हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी कैसा हो सकता है। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाउ मेनी टाइम्स कोई भी इंसिडेंट कितने बार ऑकर हो रहा है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स एन इंसिडेंट ऑकर्ड, या फिर एक स्टूडेंट को मतलब मान लो कि 10 मार्क्स मिला है, ऐसे कितने स्टूडेंट है। ठीक है, या फिर किसी का हाइट जो है वो 5 फीट है, ऐसे कितने स्टूडेंट है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब एक चीज कितने बार ऑकर्ड हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी ना तो कभी नेगेटिव हो सकता है, ना नेगेटिव नहीं होगा तो ए और बी ऑप्शन भी नहीं होगा, मतलब सी नहीं होगा। अगर नेगेटिव ऑप्शन ऑकर्ड नहीं हो रहा है तो ए और बी भी नहीं होगा। जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है कि कोई डेटा फ्रीक्वेंटली ऑकर्ड हुआ ही नहीं है तो वो जीरो हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर होना चाहिए बी। 3 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। ये देखो 3 का आंसर बी हो जाएगा। 4, फोर्थ नंबर में देखो, फॉर ए P+Q बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ये देखो, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ा तब इस पे दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मार्जिनल और कंडीशनल। इसको डिस्कस भी किया था हम लोगों ने। तो अगर हम लोग सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था कि बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल से अगर सेपरेटली, जैसे एग्जाम्पल हम लोग का मैथ और स्टैटिस्टिक्स वाला था। ठीक है, मैथ और स्टैटिस्टिक्स दोनों का टेबल एक जगह पे बनाया हुआ था स्टूडेंट्स का मार्क्स का। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें से कोई भी एक वेरिएबल या तो मैथ का या स्टैटिस्टिक्स का लेके उससे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं तो उसे बोला जाता है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। इफ वी मेक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर वी टेक एग्रीगेट ऑफ ओनली वन वेरिएबल एट ए टाइम। ठीक है, तो कितना सारा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है, तो एक बार मैथ वाला बनेगा सेपरेटली और एक बार स्टैटिस्टिक्स वाला बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब दो ऐसा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि बाइवेरिएट का मतलब दोनों वेरिएबल्स को एक साथ लेके और मार्जिनल का मतलब अलग अलग। ठीक है, तो अगर दो वेरिएबल्स है तो अलग करेंगे तो 1 एंड 1 2, तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन दो ही हो सकता है, तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन दो होगा। तो दो का मतलब यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का आंसर डी। 4 का आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर का डी हो गया। फिफ्थ नंबर यहाँ पर देखो, फॉर ए P इंटू क्यू क्लासिफिकेशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो सकता है, ये रहा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इफ वी मेक ए सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम लोग बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से सेपरेटली एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, व्हेन वी टेक वन वेरिएबल रिलेटेड वन क्लास इंटरवल ऑफ अनदर वेरिएबल, मतलब कंडीशनल। जैसे मैथ्स में जिनको 40 मिला है उन स्टूडेंटों का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उन स्टूडेंटों का स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बनाना चाहते हैं, ऐसा अगर होता है तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा m प्लस n। ऐसा इसीलिए होता है, ये देखो m प्लस n इसीलिए होगा। ये भी दिखा देते एक बार, ये देखो जैसे यहाँ पर जब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बना तब ये देखो, एक बार मैथ्स का सेपरेटली बन जाएगा, एक बार स्टैट का। और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हम लोग ऐसा कंडीशन सोच सकते हैं कि हम लोग उन सब स्टूडेंटों का मैथ्स का डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे जिनको स्टैटिस्टिक्स में 0 से 4 मिला है, या फिर जिनको स्टैटिस्टिक्स में 4 से 8 मिला है, या फिर जिनको स्टैटिस्टिक्स में 8 से 12 मिला है, या फिर जिनको स्टैटिस्टिक्स में 12 टू 16 या फिर 16 टू 20। ये हो गया मैथ के कंडीशन में स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अदरवाइज और एक तरीके से भी हम लोग करेंगे, दैट इज कि हम लोग उन सब स्टूडेंटों का स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, मैथ्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं जिन्हें स्टैटिस्टिक्स में कितना मिला है,
0 से 4, या फिर जिन्हें स्टैटिस्टिक्स में 4 से 8, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। मतलब एक बार मैथ को कंडीशन रख के डिस्ट्रीब्यूशन, एक बार स्टैट को कंडीशन रख के डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग का कितना सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो जब स्टैटिस्टिक्स को कंडीशन रखेंगे तो कंडीशन कितना बनेगा, जितने सारे यहाँ पर डेटा है तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और इधर अगर कंडीशन रखेंगे तो अगेन 5, तो 5 प्लस 5, 10 कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बन सकता है। 10 कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, मतलब P प्लस Q होता है। देखो ये सब जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो पूरा जो है कंसेप्ट के साथ किया है हम लोगों ने। नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते, P प्लस Q होना चाहिए। P प्लस Q, फोर्थ का B हो जाएगा, सॉरी फोर्थ हो गया, फिफ्थ, फिफ्थ वाला था, फिफ्थ का P प्लस Q आंसर, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। फिर सिक्स्थ नंबर में बोल रहा है कोरिलेशन एनालिसिस एम्स एट, कोरिलेशन एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है, प्रेडिक्टिंग ओवर वेरिएबल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। ये तो रिग्रेशन है, रिग्रेशन में हम लोग एक वेरिएबल का इंफॉर्मेशन के हेल्प से दूसरे वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं। फिर क्या बोला है, एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के अंदर रिलेशन एस्टैब्लिश करना, हाँ ये कोरिलेशन होता है। मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, और वो दो वेरिएबल्स के अंदर रिलेशन किस तरह का है उसका मेजर करना, वही कोरिलेशन होता है। तो आंसर डी होना चाहिए, बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो आंसर हम लोग का डी हो जाएगा, सिक्स नंबर का आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। और ये देखो ये लिखा हुआ भी है, कोरिलेशन है क्या, व्हेन स्टडिंग two variables at the same time, if it is found that the change in one variable leads to change in other variable either directly or indirectly or inversely, then the two variables are known as एसोसिएटेड और कोरिलेटेड। तब हम लोग बोलेंगे कि दो वेरिएबल्स रिलेशन में है, कोरिलेटेड है या फिर एसोसिएटेड है। ये देखो यहाँ पर वही दो पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किया, एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, और उनमें रिलेशन कैसा है, यानी मेजरमेंट करना, मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसर्न विद, रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, रिग्रेशन एनालिसिस में हम लोग एक वेरिएबल्स के हेल्प से दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मतलब ये तो होगा प्रेडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड, मतलब एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, दो रिग्रेशन लाइन होता है। तो एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, मतलब एक्स का वैल्यू वाई पे डिपेंड कर रहा है, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, यानी वाई का वैल्यू एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो प्रेडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स ऑफ ए फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये हम लोगों का हो जाएगा, पॉइंट सी तो होगा ही, और ए बी चेक कर लेते हैं। एस्टैब्लिशिंग ए मैथमेटिकल रिलेशन, नहीं मैथमेटिकल रिलेशन नहीं, ये नहीं होता है। मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के अंदर हमें जो है एसोसिएशन, मतलब ये तो कोर रिलेशन हो गया, तो ऑप्शन सी होना चाहिए, सिर्फ सी होगा। ये दोनों पॉइंट तो ऊपर जो है ये ए और बी, ये तो हमें कौन से वाले पॉइंट के बारे में बता रहा है, ये कोर रिलेशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो पॉइंट सी ऐसा है जो कि हमें रिग्रेशन के बारे में बता रहा है, यानी इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, ठीक है। तो सेवेंथ वाला आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। अच्छा ए वाला क्या बोला है, एस्टेब्लिशिंग ए मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स बोला है, दो वेरिएबल्स के बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनाया जाता है। रिग्रेशन, हाँ ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप वाला कंसेप्ट ठीक है, सिर्फ मेजरमेंट वाला नहीं होगा, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। जब हम लोग रिग्रेशन लाइन बनाते हैं तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप, मतलब जो रिग्रेशन इक्वेशन बन रहा है एक्स ऑन वाई, जैसे कि एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, ठीक है। तो ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है। तो इसका मतलब इसका आंसर फिर डी होगा, ए सी तो होगा ही, ठीक है, उसके साथ साथ ए भी होगा, ए एंड सी, सेवेंथ नंबर का डी हो जाएगा, सेवेंथ नंबर का डी हो जाएगा। यहाँ पर दिखा भी देते हैं, ये देखो कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन यहाँ पर आएगा, अच्छा रिग्रेशन लास्ट इधर होगा, ये रहा रिग्रेशन। अच्छा मिडिल में एक शायद मिसिंग हो गया है पीडीएफ, अच्छा देखते हैं, नहीं यहाँ से होगा, रिग्रेशन लाइन भी दिखा देता है, रिग्रेशन लाइन का
यहाँ एक मिसिंग हो गया। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट, एक मिनट। और एक जैमबोर्ड होगा जिसमें हम लोगों ने रिग्रेशन स्टार्ट किया था, तो वो एक बार ओपन करते हैं, समझ में आ जाएगा फिर। एक सेकंड। पता नहीं कहाँ मिसिंग हो गया होगा, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो सेवेंथ नंबर का डी होगा, क्योंकि रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो हमें दो चीज बताता है। एक तो हम लोग एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, इसका मतलब हम लोग जो है वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर पाते हैं जो एक वेरिएबल्स दूसरे पे डिपेंड होता है, और एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश कर पाते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है स्पूरियस कोरिलेशन क्या है। स्पूरियस का मतलब था नॉनसेंस कोरिलेशन। ठीक है, जहां पर एक्चुअली दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी कोरिलेशन है ही नहीं। देखो ये अगर मिल जाता है तो हम दिखा देते हैं, जो स्पूरियस कोरिलेशन मैंने लिखवाया था। ओ ये रहा रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, एस्टिमेटेड ऑफ वन वेरिएबल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ एन एवरेज मैथमेटिकल रिलेशन। तो ये तो इसके डेफिनेशन में ही बोल रहा है, जो पॉइंट हम ढूंढ रहे थे वो यहाँ पर लिखा हुआ है। रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब हम लोग एस्टिमेट करते हैं एक वेरिएबल्स का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करके, और इसके लिए हम लोग एक मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, एवरेज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसीलिए यहाँ पर आंसर हम लोग का देखो ये ए और सी आया। ठीक है, सेवेंथ का मिल गया मुझे, जो हम बताना चाह रहे थे, पीडीएफ में ही था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब देखो यहाँ पर स्पूरियस कोरिलेशन क्या होता है। स्पूरियस मतलब जो नॉनसेंस कोरिलेशन जिसे बोलते हैं वो हो गया स्पूरियस कोरिलेशन। ये देखो यहाँ होगा, ये रहा spurious correlation या nonsense. There are some cases when we may find a correlation between two variables using product moment, although the two variables are not perfectly correlated. जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो कि यहाँ पर ये जो एग्जांपल इससे भी बता सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड आयरन फॉर लास्ट 20 ईयर्स। लास्ट 20 ईयर्स में अगर हम लोग देखें, सपोज राइस का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, आयरन का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। राइस बढ़ने से आयरन बढ़ेगा या आयरन बढ़ने से राइस घटेगा या फिर कुछ और, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप बन नहीं सकता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि तुम लोग ऐसा देख सकते हो कि जितना बड़े हो रहे हो चीजों का दाम बढ़ रहा है, लेकिन तुम लोग के एज के साथ प्राइस का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। वो तो इन्फ्लेशन के वजह से हर साल चीजों का दाम बढ़ रहा है, तो ईयरली हमारा एज भी बढ़ रहा है, तो हमें लग रहा है चीजों का दाम एज के वजह से बढ़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। एज इज नॉट द रीजन। ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रहा है, और हम लोग भी हर साल एजेड होते जा रहे हैं, मतलब हमारा भी एज जो है मतलब प्लस होते जा रहा है, और प्रोडक्ट प्राइस भी प्लस होते जा रहा है, तो हमें लग सकता है कि इन दोनों में रिलेशन है, लेकिन वाकई इन दोनों में कोई रिलेशन डायरेक्टली है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं नॉनसेंस कोरिलेशन। ये देखो यहाँ पर बता, ऑल्दो द टू वेरिएबल्स आर नॉट परफेक्टली कोरिलेटेड, दिस इज ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड वेरिएबल। जैसे कि इन्फ्लेशन के वजह से जो है चीजों का दाम बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया स्पूरियस या फिर नॉनसेंस कोरिलेशन। अब यहाँ पर पूछा है कि स्पूरियस कोरिलेशन क्या है। एक बैड को रिलेशन है नहीं, वेरी लो कोरिलेशन नहीं, इट इज द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो कैजुअल रिलेशन। ठीक है, दो वेरिएबल्स के अंदर ऐसा रिलेशन है जिनमें एक्चुअली कोई रिलेशन नहीं है, तीसरे कोई वेरिएबल्स के वजह से ये दोनों रिलेटेड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो एट का सी हो जाएगा। एट्थ का सी हो गया। अच्छा, फिर नाइन्थ नंबर देखो क्या बोल रहा है। स्कैटर डायग्राम इज कंसिडर्ड फॉर मेजरिंग। स्कैटर डायग्राम से हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, कोरिलेशन को मेजर कर सकते हैं, लीनियर रिलेशनशिप को बिटवीन टू वेरिएबल्स, कार्वी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, नाइदर ए नॉर बी, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी आंसर होगा, क्योंकि हम लोग कर्वी लीनियर रिलेशन भी देख सकते हैं, लीनियर रिलेशन भी देख सकते हैं। नाइन का डी हो जाएगा। हम समझा देते हैं यहाँ से फिर से एक बार। ये देखो, जब हम लोग यहाँ पर रिलेशन पढ़ रहे थे, ये रहा स्कैटर डायग्राम से जो रिलेशन बनता है, ये देखो
देखो स्कैटर्ड डायग्राम, तो ये क्या है, ये है हम लोग का परफेक्ट लाइन है, परफेक्ट रिलेशन, ठीक है। ये क्या है, ये लीनियर हो गया, परफेक्ट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, कर्वी लीनियर का मतलब ये रहा कर्वी लीनियर, ठीक है। ये कर्वी लीनियर कर्विक फॉर्म में हो रहा है, तो दोनों तरह का जो है रिलेशनशिप हमें पता चलता है स्कैटर्ड डायग्राम से। तो आंसर 9 का इसीलिए डी किया है मैंने, ठीक है। 9 का आंसर इसीलिए डी हो जाएगा। 10, if plotted points in a scattered diagram lie from upper left to lower right, ठीक है। तो अगर हम लोग scattered diagram में plotted points ऐसे है, जब हम लोग उसे ड्रॉ कर रहे हैं तो अपर लेफ्ट से लोअर राइट के तरफ आ रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। मतलब अप डाउन डाउन की तरफ होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो 10th का सी हो जाएगा, एक बार देख भी लो, 10th का सी हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। और ये रहा कोर रिलेशन, ये यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ये रहा कि अगर ये वाला अगर ऐसा है, ये ऐसा जा रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव ऐसे आ रहा है। अच्छा, मेरा ड्रॉ थोड़ा सा गलत हो गया, ये ड्रॉ जो है ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, राइट के साइड आ रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, परफेक्ट नेगेटिव कोर रिलेशन। तो ये आंसर हो जाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोर रिलेशन। तो आंसर हो गया हम लोग का सी, 10th का सी। 11 नंबर का देखते हैं। Question number 11. If the plotted point in a scattered diagram are evenly distributed, then the correlation is zero, negative, positive, D बोल रहा है, A और B मतलब जीरो या नेगेटिव। तो 11th का आंसर हम लोग का हो जाएगा जीरो, ठीक है। क्यों जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि अगर स्कैटर्ड डायग्राम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ये वाला इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसा, ठीक है, सॉरी ये वाला इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये ऐसे हर जगह पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कुछ परफेक्ट लाइन नहीं बन रहा है। जैसे देखो ये परफेक्ट लाइन बन रहा है, हमें परफेक्टली वन वन पॉइंट मिला है। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन ये एक पैटर्न लिया है, जैसे कि ये अपवर्ड रेज, ये डाउनवर्ड, लेकिन ये कोई पैटर्न, मतलब ये क्या है, ये इवनली हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे डायग्राम में कहीं पर भी ऐसे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नो कोर रिलेशन, या फिर ऐसा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी नो कोर रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है नो कोरिलेशन, यानी यहाँ पर जीरो रिलेशन। तो आंसर होगा 11 का ए, 11 का ए हो गया। अब 12, 12 का देखते हैं, 12 का क्या बोला है। इफ ऑल द प्लॉटेड पॉइंट्स इन ए स्कैटर्ड डायग्राम लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब जितने भी पॉइंट है वो अगर स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं, जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, आगे पढ़ के देखो, देन द कोरिलेशन इज, कोरिलेशन क्या होगा, ऐसे रिलेशन को परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव बोला जाता है। तो परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव बोथ ए एंड बी, आइदर ए और बी। तो यहाँ पर आंसर हमें क्या देना चाहिए, 11 का हो जाएगा हम लोग का आंसर। 11 मैंने, ये 12 हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पर पॉइंट जो है गलत दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आइदर ए और बी। अगर डायग्राम जो प्लॉटेड है वो अगर लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पे अगर लाई कर रहा है तो या तो वो परफेक्ट पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, एंड नहीं होगा ना, ये तो मीनिंग ही गलत होता है। बोथ एक ही जगह पे दोनों लाइन तो बन नहीं सकता है, तो या तो वो परफेक्ट पॉजिटिव होगा या तो परफेक्ट नेगेटिव होगा, यानी ऑप्शन डी, 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 13, द कोरिलेशन बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंस। तो शू साइज और इंटेलिजेंस जो है दो अलग अलग वेरिएबल्स हो गया, क्या इनमें कोई रिलेशन बन सकता है, नहीं, इनमें तो कोई रिलेशन है ही नहीं। तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, जीरो। जूते के साइज के साथ इंटेलिजेंसी का तो कोई लिंक ही नहीं होता है, रिलेशन के लिए तो कुछ मतलब मैच तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिलेशन कैसे स्टैब्लिश होगा, शू साइज और इंटेलिजेंसी में कोई मैचिंग ही नहीं है, तो इसका मतलब 13 का ए जो है ये हम लोग का मतलब 13 का ए यानी जीरो रिलेशन हो जाएगा। फिर बोल रहा है द कोर रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। तो ऑटोमोबाइल मतलब कोई भी गाड़ी हो गया, तो बोल रहा है कि रिलेशन क्या होगा कि एक ऑटोमोबाइल का स्पीड और उसके डिस्टेंस का, लेकिन सिर्फ इतना नहीं बोला है, क्वेश्चन को आगे बोल रहा है ट्रेवल्ड बाय इट आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। मतलब एक गाड़ी चल रहा था, ठीक है, एक गाड़ी चल रहा था, फिर उसने ब्रेक लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने से उसका स्पीड कम हो जाएगा। अगर कोई भी गाड़ी ब्रेक लगाता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, ठीक है,
स्पीड हो गया कम, लेकिन गाड़ी तुरंत नहीं रुक जाता है, गाड़ी थोड़ा आगे जाके रुकता है, ठीक है। तो मतलब डिस्टेंस तब भी वो ट्रेवल कर रहा है। सोच के देखो, अगर हम लोग ब्रेक लगाते हैं गाड़ी पे तो गाड़ी का स्पीड जरूर कम होगा, लेकिन गाड़ी का डिस्टेंस अचानक से, मतलब ऐसा नहीं कि ब्रेक लगाया गाड़ी वहीं रुक गया, थोड़ा आगे जाके रुकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल गाड़ी कर लेगा। ब्रेक अगर यहाँ पर भी लगाता है तो थोड़ा आगे जाके रुकेगा, इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ा, लेकिन ब्रेक लगाने की वजह से स्पीड कम हो गया। तो रिलेशन क्या होगा, तो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, ठीक है। दो वेरिएबल्स में एक बढ़ेगा एक घटेगा तो रिलेशन नेगेटिव होता है, ये देखो। अगर बढ़ रहा है घट रहा है तो रिलेशन नेगेटिव होता है, ये देखो। अगर एक हम लोग का बढ़ रहा है और एक घट रहा है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव बेसिकली नेगेटिव होता है, ये देखो। ये जब हम लोग 5 यूनिट बेच रहे हैं तब 15 यूनिट पे 10, ठीक है, 10 यूनिट पे 30, 5 यूनिट पे 50, ठीक है। तो मतलब अगर इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखो, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, इसी कंसेप्ट में हो गया। तो यहाँ पर आंसर 14 का हो जाएगा हम लोग का नेगेटिव, ठीक है। 14 का आंसर हम लोग का हो जाएगा नेगेटिव, 14 का ए। 15, 15 का देखो क्या बोल रहे हैं। स्कैटर डायग्राम हेल्प अस। स्कैटर डायग्राम का मतलब ये सारे डायग्राम्स जो बने हुए हैं ये सब स्कैटर डायग्राम है। स्कैटर डायग्राम हेल्प्स अस टू फाइंड द नेचर correlation between two variables, compute the extent of correlation between two variables, obtain the mathematical relation between two variables both a and c, ठीक है। तो 15 का आंसर हम लोग का कौन सा होना चाहिए, तो बोल रहा है कि फाइंड द नेचर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो पहले एक बार देख लो कि स्कैटर डायग्राम में एक्चुअली हम लोग कर क्या सकते हैं। स्कैटर डायग्राम हमें डायरेक्शन बताता है, ठीक है। स्कैटर डायग्राम मेनली हमें डायरेक्शन समझाता है रिलेशन का। अब आगे यहाँ पर पढ़ लो, फाइंड द नेचर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो वही नेचर बताएगा, मतलब परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है, जीरो है, ठीक है। तो ये सब हमें जो नेचर है कोरिलेशन का वो बताता है। कंप्यूट द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, नहीं, कंप्यूट मतलब कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर सकते। स्कैटर डायग्राम कैलकुलेशन के लिए कार्ल पियर्सन होता है, ये देखो कैलकुलेशन के लिए डायरेक्शन बताता है, एज वेल एज स्ट्रेंथ कोरिलेशन बिटवीन एक्यूरेट मेथड, बेस्ड एंड एक्यूरेट मेथड है, इससे हम लोग जो है वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाते हैं, लेकिन स्कैटर डायग्राम से वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स वो तो हो गया रिग्रेशन लाइन का, थोड़ी देर पहले मैंने डेफिनेशन दिखाया। रिग्रेशन लाइन हमें मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन एस्टेब्लिश करके दिखाता है दो वेरिएबल्स के बीच में। तो स्कैटर डायग्राम हमें सिर्फ और सिर्फ जो है स्ट्रेंथ को, डायरेक्शन को बताता है, यानी रिलेशन कैसा है वो बताता है। तो 15 का हमारा आंसर ए होना चाहिए। 16 देखो, पियर्सन, कार्ल पियर्सन, जस्ट इसके बाद ही लिखवाया हुआ था। कार्ल पियर्सन का बोल रहा है पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग correlation for any type of relation, correlation for linear relation only, correlation for curvilinear both b and c, ठीक है। तो कार्ल पियर्सन वाला जो कंसेप्ट था, मतलब जो फॉर्मूला था, वो सिर्फ और सिर्फ हमें लीनियर कोरिलेशन के लिए ही बता सकता है, क्योंकि लीनियर कोरिलेशन एक परफेक्ट कोरिलेशन है। मतलब लीनियर कोरिलेशन का मतलब या तो ये या तो फिर ये परफेक्ट कोरिलेशन। और कार्ल पियर्सन ये सब पे वर्क करेगा, ये सब पे वर्क नहीं करेगा। जैसे ये तो रिलेशन है ही नहीं, रिलेशन है नहीं तो कार्ल पियर्सन कैसे अप्लाई करेंगे। लेकिन ये क्या है, ये लो डिग्री कोरिलेशन, हाई डिग्री, ये लो डिग्री पॉजिटिव, ये हाई डिग्री पॉजिटिव, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशंस पे ही ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कार्ल पियर्सन वाले केस में, डायरेक्शन एज वेल एज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, बेस्ड और एक्यूरेट मेथड है। और यहाँ पर चाहो तो एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि कार्ल पियर्सन ये देखो कोवेरियंस बिटवीन कैसे करके कैलकुलेट करता है वो बताया गया है। ये यूनिट फ्री मेजरमेंट है और ये इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है वो बता दिया है मैंने। यहाँ पर एक पॉइंट चाहो तो ऐड कर लो, पॉइंट नंबर 3, वर्क ऑन ओनली, वर्क ऑन ओनली लीनियर रिलेशनशिप। ये सिर्फ लीनियर रिलेशन मतलब जो स्ट्रेट लाइन होगा उसी पे वर्क करेगा, बाकी चीजों पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो गया कोरिलेशन फॉर लीनियर रिलेशन ओनली, मतलब 16 का बी हो जाएगा, ठीक है, 16 का बी।
अच्छा फिर देखो 17 प्रोडक्ट मोमेंट, मतलब कार्ल पियर्सन वाले मेथड को ही प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट बोला जाता है। ये किस लिए यूज होता है? फाइंडिंग द नेचर ऑफ कोरिलेशन, फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ कोरिलेशन, बोथ ए एंड बी, आइदर ए एंड बी, दोनों निकाल सकते हैं। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं, रिलेशन कैसा है वो भी बता सकते हैं। तो 17 वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। 17 का आंसर सी हो जाएगा। ये देखो कार्ल पियर्सन का यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो डायरेक्शन एज वेल एज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब वैल्यू। ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, फाइंडिंग द नेचर ऑफ कोरिलेशन, मतलब डायरेक्शन, अमाउंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि स्ट्रेंथ। तो 17 का ए एंड बी हो जाएगा, तो सी आंसर देना है, आइदर ए एंड बी नहीं, बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, मतलब कंसेप्ट के साथ लैंग्वेज भी तो देखना पड़ेगा ना। आइदर ए एंड बी का मतलब हो जाता है या तो ए या फिर बी, नहीं ऐसा नहीं, दोनों चीजों को बता देता है। तो फिर 17 का आंसर हम लोग का क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, बोथ ए एंड बी। 18 देखो, इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, ठीक है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव मतलब +1 हो रहा है, देन द पॉइंट्स इन अ स्कैटर्ड डायग्राम टेंड टू क्लस्टर, तो ये किधर से किधर जाएगा? अगर पॉजिटिव है तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो बोल रहा है लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, लोअर लेफ्ट टू लोअर राइट, लोअर राइट टू अपर लेफ्ट, फ्रॉम लोअर राइट कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर। तो पहला बात है राइट टू राइट तो होता नहीं है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट लेफ्ट टू राइट होता है। तो जहां जहां राइट टू राइट है और लेफ्ट टू लेफ्ट है वो तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ जा रहा है ये समझ लो तभी हो जाएगा। इसका मतलब है लोअर लेफ्ट से, ठीक है, ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड, एक्सिस का ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड, तो लोअर लेफ्ट से लेके अपर राइट, मतलब ये राइट के साइड जा रहा है, ये राइट साइड है ना, ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट से लेके राइट के साइड जा रहा है, अपर साइड। तो ये हम लोग का हो जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन, तो 18 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो 18 का हम यहाँ पर दिखा भी देते हैं, ये रहा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, तो 18 का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। फिर 19, 19 में क्या बोला है? व्हेन आर इक्वल टू 1, मतलब यही वाला पॉजिटिव कोरिलेशन, ऑल द पॉइंट्स इन अ स्कैटर्ड डायग्राम वुड लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। ठीक है, यही वाला होगा, अभी अभी तो यही किया हम लोगों ने ना। तो 19 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सेम चीज को ही पूछा है, बस लैंग्वेज अलग है। अगर आर इक्वल टू 1 यहाँ पर बता दिया था, यहाँ पर बताया था कोरिलेशन कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव होने से भी ऐसे होगा। अगर आर इक्वल टू 1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव हो गया और कुछ नहीं। अगर परफेक्ट पॉजिटिव है स्कैटर्ड डायग्राम में, तो कहाँ से कहाँ तक डायग्राम हमारा लाई करेगा? तो वो हो जाएगा लोअर लेफ्ट से लेके अपर राइट तक। प्रोडक्ट मोमेंट फिर क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, किस चीज का रेशियो होता है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई का। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द टू वेरिएबल्स टू द कोवेरिएंस, नहीं इसका मतलब ये हो जा रहा है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई टू कॉव ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है ना, ये हम लोग का गलत हो जा रहा है, पहले ये रहेगा उसके बाद ये, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी तो देखना पड़ेगा। तो द कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द variances of them, product of the variances of them बोला है, covariances between two variables and the product of their standard deviation, ये सही है। ठीक है, वे covariances नहीं है, ये variances नहीं है, ये SD है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सी होगा। ठीक है, 20 का आंसर हम लोग का सी होना चाहिए। अब हम ये दिखा भी देते हैं, एक बार याद आ जाएगा कि कैसे रिलेशन, यहाँ पर देखो फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, ये रहा, ये देखो क्या बोला है, द रेशियो कोवेरियंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स ऑफ एक्स एंड वाई, टू वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई, यहाँ पर टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ टू वेरिएबल्स, प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीजन ना कि वेरिएंस। ठीक है, तो ये लैंग्वेज हमें ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो गलत ऑप्शन में भी हम लोग टिक कर सकते थे। जैसे ये और ये दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, यहाँ वेरिएंस और यहाँ स्टैंडर्ड डिवीजन के अलावा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिवाइडेड बाय दो वेरिएबल्स का वेरिएंस है या दो वेरिएबल्स का एसडी है, तो एसडी है तो एसडी लेना पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट 21, 21 नंबर में क्या बोला है? द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच का जो कोवेरियंस होता है वो क्या होता है? स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली नेगेटिव, ऑलवेज जीरो, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, क्या होगा?
तो यहाँ पर देखो आंसर ये हो जाएगा हम लोग का डी, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग का कॉव होता है ना, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, कॉव जो है ये देखो ये लाई करता है माइनस, ये आर का वैल्यू हो गया, हम कॉव भी बता देते हैं यहाँ पर कि कॉव कहाँ से कहाँ लाई करता है, यहाँ पर बता देते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट इसमें ऐड कर लेते हैं। कॉव जो है, कॉव एक्स कॉमा वाई, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक लाई करता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो 21 है इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा डी, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो जो तब नहीं लिखवाया था अभी अभी एक एक पॉइंट हम लिखवा देते हैं जो भी जरूरत है। अच्छा फिर 22, इसमें क्या बोला है देखो, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी आर, ये क्या होगा, कैन हैव यूनिट फ्री, यूनिट फ्री तो होगा ही क्योंकि रेशियो बन रहा है। अभी अभी हम लोगों ने डेफिनेशन भी फिर से एक बार देख लिया कि रेशियो बन रहा है, रेशियो होगा तो यूनिट फ्री होगा, ये मैंने लिख भी दिया था यूनिट फ्री मेजरमेंट, तो ये तो होगा। कैन हैव एनी यूनिट, नहीं ये नहीं हो सकता। इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑफ टू वेरिएबल्स इज अ यूनिट फ्री मेजरमेंट, हाँ ये होगा, ये एक यूनिट फ्री मेजरमेंट है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर बोल रहा है नन ऑफ दिस, नहीं ये तो हो रहा है तो नन ऑफ दिस नहीं होगा। ये क्या बोला, इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट को बताया जाता है, नहीं दो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट को नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे आएगा, यहाँ पर बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स का मतलब होता है कॉव एक्स कॉमा वाई, ठीक है। यहाँ पर दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, इसका कोवेरियंस निकाला जाता है, तो ये एक यूनिट फ्री मेजरमेंट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो रहा है दैट इज सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 22 का सी हो जाएगा। 23, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, मतलब आर, आर का लिमिट्स क्या होता है, तो आर का लिमिट्स क्या होता है ये मैंने लिखवाया, -1 से लेके +1 के अंदर आर लाई करेगा, और इंक्लूसिव ऑफ द बोथ वेरिएबल्स, मतलब +1 मतलब शुरू होगा +1 से लेके -1 तक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, नो लिमिट, नहीं गलत बता रहा है। -1 एंड 1 एक्सक्लूडिंग द लिमिट, नहीं मतलब एक्सक्लूडिंग द लिमिट मतलब माइनस और 1 के अलावा बाकी डेटा, नहीं ऐसा नहीं है। -1 और 1 के बीच में जो भी आएगा, एंड 1 और -1 इंक्लूसिव, ठीक है। तो 0 1 ये तो नहीं होता, -1 एंड 1 इंक्लूडिंग द लिमिट्स, यानी ऑप्शन डी होगा। अब हम ये दिखा भी देते कहाँ लिखा था हम लोगों ने, ये देखो, ये देखो आर का वैल्यू, ये देखो परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव होने से +1 और ये -1, और आर का वैल्यू ये देखो, आर लाइव फ्रॉम -1 to 1 बोथ इंक्लूसिव, मतलब 1 और -1 इंक्लूसिव होगा। ऐसा नहीं है कि +1 और -1 के बीच का वैल्यू आर होगा, नहीं बीच के वैल्यूज तो होंगे ही, और ये भी बॉर्डर को भी इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडिंग द बॉर्डर्स, ठीक है, मतलब -1 और +1 ये बॉर्डर को भी लेके चलेगा। इंक्लूसिव का मतलब वही होता है। तो इसका मतलब आंसर हो गया हम लोग का यहाँ पर 23 का बी, ठीक है, 23 का सॉरी डी, -1 एंड 1 इंक्लूडिंग द लिमिट्स। अच्छा फिर देखो 24 नंबर क्या बोल रहा है, इन केस द कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब आर बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 1, बोल रहा है आर का वैल्यू 1 है, द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, तो दोनों वेरिएबल्स के अंदर रिलेशन क्या है, ये लीनियर लाइन बनेगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स हो जाएगा, ठीक है, a प्लस बी एक्स हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होगा, और स्लोप जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, स्लोप का मतलब b होता है, तो b पॉजिटिव होगा तभी स्ट्रेट लाइन बनता है, तो b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, हमेशा ये याद रखो, ये स्ट्रेट लाइन का रूल्स होता है, ठीक है, जो ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चंस होता है ना, जिनका प्योर मैथ्स रहता है उन्होंने किया होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन यही आंसर क्यों होगा 24 का बी वाला आंसर इसीलिए होगा क्योंकि b का वैल्यू 0 से, यहाँ b को डिफाइन नहीं किया, यहाँ b लेस देन 0 बता रहा है, नहीं b ग्रेटर देन 0 मतलब b का वैल्यू जो है पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये b नेगेटिव बताएगा अगर लेस देन 0 है, और यहाँ पर तो b को डिफाइन ही नहीं किया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें देखो बोथ ए एंड बी बीइंग पॉजिटिव, a से कोई मतलब नहीं, ये कांस्टेंट है, b जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, तो सबसे परफेक्ट जो डिफाइन किया गया है वो 24 का बी है, ठीक है, तो 24 का आंसर हम लोग का बी हो जाएगा।
25. If the relation between two variables x and y in given by is given by 2y plus 3y plus 4 equal to 0, then the value of the correlation between x and y. तो इसको पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन में जो है बना लेते हैं 2x plus 3y plus 4 equal to 0. तो यहाँ से हम लोग y equal to a plus bx फॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे. y equal to y इक्वल टू बी एक्स. ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y. कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y ये कितना हो जाएगा, मतलब b पूछ रहा है. ठीक है, तो b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा ये रहा, -2/3. ठीक है, -2/3. ये हम लोग का नेगेटिव आ रहा है. ठीक है, ये हम लोग का नेगेटिव आ रहा है क्योंकि b का वैल्यू नेगेटिव आया. अब बोल रहा है कि रिलेशनशिप कैसे होगा अगर b का वैल्यू नेगेटिव आया. अगर b का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो फिर रिलेशनशिप हम लोग का कैसा होगा, r इक्वल टू 1 होगा. तो यहाँ पर r इक्वल टू -1 होगा. तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, c होना चाहिए. ये देखो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा. जैसे कि देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 24 वाले क्वेश्चन में क्या देखा था, इन केस द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज 1. ठीक है, यहाँ पर जस्ट उसका ऑपोजिट पूछा है. अगर r इक्वल टू +1 होगा तो रिलेशन ये वाला बनना चाहिए. ठीक है, और r इक्वल टू अगर हम लोगों का b माइनस में आ रहा है, मतलब स्लोप अगर नेगेटिव आ रहा है तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1. स्लोप नेगेटिव का मतलब r का वैल्यू -1 और स्लोप पॉजिटिव का मतलब r का वैल्यू 1. तो यहाँ जस्ट ऑपोजिटली क्वेश्चन पूछा था, यहाँ r बता दिया था, इक्वेशन ढूंढने बोला था, यहाँ इक्वेशन दे दिया है, r बताने के लिए बोला है. तो सारे दोनों का दोनों कंसेप्ट ही डिपेंड करता है स्लोप यानी कि b क्या है. b अगर ग्रेटर देन 0 है तो r भी ग्रेटर देन, मतलब r भी 1 हो जाएगा, r हो जाएगा +1. और b अगर लेस देन 0 है तो r हो जाएगा -1. ठीक है, मतलब +1 और ये -1. तो यहाँ पर b जो है वो नेगेटिव है, मतलब लेस देन 0 है, तो r का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा. और यहाँ पर r 1 था तो b पॉजिटिव वाला होना चाहिए, तो इक्वेशन ये वाला होना चाहिए. जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन है. तो 25 वाला c हो जाएगा हम लोग का आंसर, 25 का c. नेक्स्ट हम लोग करेंगे 26 नंबर. 26. फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स वी कंसीडर. अगर एट्रीब्यूट्स के अंदर रिलेशन ढूंढना है तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बनाते हैं. ठीक है, 26 का सी हो जाएगा. स्पेयरमैन का तो कंसेप्ट इसी वजह से आया था, ये दिखा देते हैं. ये देखो, ये कार्ल पियर्सन हो गया. उसके बाद यहाँ पर ये रहा स्पेयरमैन. Find the level of agreement or disagreement between two judges so far as accessing a qualitative characteristics is concerned. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जब फाइंड आउट करते हैं यानी एट्रीब्यूट, ठीक है, तब हम लोग स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट के हेल्प से करते हैं. तो ये हो गया 27 नंबर. फॉर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ब्यूटी बिटवीन टू जजेस इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट वी यूज. बोल रहा है कि अगर हमें डिग्री ऑफ एग्रीमेंट फाइंड आउट करना है अबाउट द ब्यूटी बिटवीन टू जजेस, मतलब दो जजेस बैठ के जो है बता रहे हैं इनका ब्यूटी कैसा है. ठीक है, मतलब जो भी पार्टिसिपेंट है उनके ब्यूटी का जो एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, किसी को लग रहा है ये ज्यादा ठीक है, किसी को लग रहा है वो ज्यादा ठीक है. तो ये जो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट हो रहा है कोई एक ब्यूटी कंटेस्ट में, तो इसके लिए हम लोग ये जो डिग्री ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट है इसके लिए हमें कौन सा कोरिलेशन हेल्प करेगा, अभी अभी हम लोगों ने देखा. इसके लिए हमें रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का हेल्प लेना पड़ता है. तो 27 का आंसर हम लोग का बी हो जाएगा. 28. If there is a perfect disagreement between the marks in geography and statistics, then what would be the value of rank correlation coefficient. बोल रहा है कि there is a perfect disagreement हुआ है, perfect disagreement in the marks in geography and statistics, then what would be the value of rank correlation coefficient. मतलब r of r इसका वैल्यू क्या होगा अगर disagreement हुआ है तो. ठीक है, तो अगर डिसएग्रीमेंट हुआ है तो उसमें आंसर -1 होगा. अगर एग्री होते हैं दो जज तो मतलब ये भी जो बोल रहा है
दो जज है, सपोज दो जज है, तो ये भी अगर बोल रहे किसी को 50 मिलना चाहिए, दूसरे भी 50 बोल रहा है, तो फिर रिलेशन कैसे हुआ? पॉजिटिव, ठीक है, रिलेशन कैसे हुआ? पॉजिटिव। और अगर एक बोल रहा है 50, दूसरा बोल रहा है कुछ और, तो डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर यानी कि माइनस हो जाएगा, -1 वैल्यू, फिर क्या हो जाएगा? -1। 21 का आंसर सी हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर दिखा देते हैं, ये हम लोग का रैंक को स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, टाई रैंक बताया था मैंने। अच्छा, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में शायद बताया होगा। अच्छा नहीं, ये नहीं बताया, फिर भी कोई बात नहीं, इसको तुम लोग देख सकते हो इस तरह से। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट में क्या होता है, अगर एग्रीमेंट है तो आर का वैल्यू आर ऑफ आर, मतलब आर ऑफ आर, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, मतलब +1 होगा। और अगर आर ऑफ आर डिसएग्रीमेंट है तो नेगेटिव, यानी कि -1 होगा। फिर क्या बोल रहे हैं, वेन वी आर नॉट कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेरिएबल्स अंडर डिस्कशन, वी कंसिडर्ड, हम लोग कंकरेंट डेविएशन बनाते हैं। अगर हमें वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं होता है उतना, हम लोग वैल्यू को लेकर उतने सीरियस नहीं होते, देन वी कैन यूज कॉन्करेंट डेविएशन। तो 29 का आंसर हो जाएगा कॉन्करेंट डेविएशन का मतलब सी, ठीक है। अब हम यहाँ पर दिखा देते हैं, देखो यहाँ पर दिखाते हैं कॉन्करेंट डेविएशन वाला पोर्शन, ये रहा। A very simple and casual method of finding correlation when we are not serious about the magnitude of the two variables, ठीक है, तब हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर पूछा था। फिर 30, व्हाट इज द क्विकेस्ट मेथड टू फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स? वो कॉन्करेंट डेविएशन होता है, ये सबसे ज्यादा क्विकेस्ट। ये देखो, दिस मेथड इन्वॉल्व्स अटैचिंग ए पॉजिटिव sign for a x-axis value. If there is a value of more than the previous value, then assigning a negative value if this value is less than the previous value applies to both variables, and then and these signs are compared. If sign matches pairs is counted as concurrent deviation, ठीक है। और ये देखो, ये सबसे ज्यादा तभी यूज करना चाहिए जब हम लोग हमें क्विकेस्ट, ये देखो सिंपल कैजुअल, वेरी सिंपल कैजुअल, और ये क्विकेस्ट भी है, तो ये डेफिनेशन में जब देखोगे मैट में तो मिल जाएगा, ये क्विकेस्ट भी है। तो क्विकेस्ट मेथड हम लोग का हो जाएगा कॉन्करेंट, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 30 का आंसर ये क्विकेस्ट, यहाँ पर ऐड कर लो चाहे तो, इस पे जब एमसीक्यू बन रहा है इसको ऐड कर लो, कैजुअल एंड क्विकेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर हम लोग का 29 हो गया। 30 का आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। 30 का आंसर हम लोग का बी हो गया, कॉन्करेंट डेविएशन। अब 31, 31 का क्या बोला है, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन? तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन का लिमिट्स क्या है, तो ये देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट, -1 से लेके +1 इंक्लूसिव, तो -1 से लेके +1 लिमिटिंग वैल्यूज इंक्लूसिव, मतलब 31 का डी हो जाएगा, ठीक है। 31 का डी, ये तो हमें बता ही दिया है, लिमिट तो हमें याद रखना पड़ेगा, तो 31 का डी हो गया। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, 32, if there are two variables x and y, then the number of regression equation could be, अगर दो वेरिएबल्स है तो कितने रिग्रेशन इक्वेशन बनेंगे? दो बनेंगे, ठीक है, एक x डिपेंड्स ऑन y, एक y डिपेंड्स ऑन x। तो 32 का आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, ठीक है, 32 का आंसर बी हो जाएगा। 33, since blood pressure of a person depends on age, we need to consider the regression equation of blood pressure on age, the regression equation of age on blood pressure। तो कौन किस पे डिपेंड है? ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन एज, तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब ब्लड प्रेशर को अगर हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, एज को वाई से, तो एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, ठीक है, तो मतलब ब्लड प्रेशर डिपेंड्स ऑन एज, ये वाला इक्वेशन हमें बनाना चाहिए। तो 33 का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ऑप्शन ए, 33 का। 34, the methods apply for deriving the regression equation is known as लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, अगर हमारे पास रेडीमेड नहीं होता है, इन दैट केस हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड से जो है स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो 34 का ए हो जाएगा, ये देखो, ये रहा। यहाँ पर हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं?
लीस्ट स्क्वायर मेथड से ये लाइन जो है हम लोग बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर शायद मैंने यहाँ नहीं लिखवाया तो पीछे लिखवाया होगा। अगर हमारा लाइन जो है खुद से नहीं बनता है, ठीक है, तो हम लोग एक एस्टिमेटेड वे में बनाते हैं। तो बनाने का जो टेक्निक है इसे बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर 35। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इन रिग्रेशन एनालिसिस इज नोन एज एरर और रेसिड्यू। एरर और रेसिड्यू होता है, तो 35 का डी होगा, ए और बी। 35 का डी होना चाहिए। देखो ये पॉइंट यहाँ पर ही है, ये जो डिफरेंस होता है ना, ये जब हम लोग एस्टिमेटेड वे में लाइन बनाते हैं तो बाकी पॉइंट से जो डिस्टेंस बन के आता है इसे हम लोग बोलते हैं एरर और रेसिड्यू। ये देखो, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज कॉल्ड रेसिड्यू और एरर, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए। अच्छा, 35, 36, द एरर इन केस ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन आर। एरर क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। तो एरर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब एरर जो है वो ज्यादा हो रहा है, एरर कम हो रहा है, वो भी हो सकता है, एरर जीरो हो रहा है, ये भी हो सकता है। 36 का डी, ठीक है, 36 का आंसर डी हो जाएगा। तो एरर जो है हम लोग का कोई भी टाइप एरर हो सकता है, ये जो गैप आ रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर या फिर जीरो। अच्छा, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स डिराइव्ड बाई, वाई ऑन एक्स को जब हम लोग डिराइव करते हैं तब कैसे डिराइव करेंगे, तो यहाँ पर बोल रहे हैं मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस इन स्कैटर डायग्राम, यही होना चाहिए। देखो मैंने लिखवा भी रखा है लास्ट क्लास में, ये तो मैंने लास्ट क्लास में ही लिखवाया था, यहाँ पर मिलेगा। when no linear relation exists between two variables, in this case we need to estimate, नहीं, to derive, हाँ ये देखो, y on x the minimization of vertical distance scatter diagram is to be done। अगर y on x बनाते हैं तो ये आंसर y on x ही बोला था, तो हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा। मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस स्कैटर डायग्राम में वर्टिकल डिस्टेंस को मिनिमाइज करना पड़ेगा, मतलब 37 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो 37 का ए। फिर 38, 38 में क्या बोला है, द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन बिकम आइडेंटिकल। दो लाइन आइडेंटिकल तभी होगा, ये देखो यहाँ पर लिखवाया था, आइडेंटिकल तभी होगा व्हेन रिग्रेशन रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स द लीनियर इक्वेशन सो कैरिड कैन बी यूज्ड बोथ वेज व्हाई ऑन इट, इट मींस रिग्रेशन लाइंस आर आइडेंटिकल। अगर हम लोग दो तरह से यूज कर सकते हैं उसको, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे आइडेंटिकल रिलेशनशिप, ठीक है। अब इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए, तो बोल रहे हैं आर का वैल्यू 1 होने से होगा, आर का वैल्यू -1 होने से होगा, आर का वैल्यू 0 होने से होगा, या फिर ए और बी। तो यहाँ पर देखो, अगर आइडेंटिकल होगा तो इसका मतलब है कि y ऑन x या x ऑन y कोई एक इक्वेशन तो बनेगा, मतलब या तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन या फिर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और इसे हम लोग दोनों तरीके से यूज कर पाएंगे, यानी ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी, ए और बी, 38 का हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी। यहाँ पर देखो वही लिखा हुआ था, वेन रिग्रेशन रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब एग्जिस्ट तभी करेगा अगर -1 या +1 होगा, इसीलिए -1 या +1 होगा तभी तो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। और लीनियर इक्वेशन सो कैरिड कैन बी यूज्ड बोथ वेज, अगर वो दोनों इक्वेशन को हम लोग दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं तभी आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है ये तो बता ही दिया, अब तभी होगा अगर r इक्वल टू 1 या फिर r इक्वल टू -1 हुआ, तो वो तो मैंने डेफिनेशन में ही लिखवा रखा है, ठीक है। फिर बोल रहा है व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट का लिमिट्स क्या होता है, मतलब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का लिमिट्स क्या होता है। तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का लिमिट्स हम लोग कैसे देखेंगे, देखो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का लिमिट्स यहाँ पर मैंने लिखवाया था क्या, वो तो याद नहीं आ रहा है लिखवाया था कि नहीं, लिखवाया होगा, फिर भी देखो हम यहाँ से बता देते हैं, हम लोग का लिमिट्स होता है आर का जो लिमिट होगा, क्योंकि देखो आर इक्वल टू क्या होता है, √बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, अगर ये याद रखोगे तो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर
टू लाइंस रिग्रेशन टू सॉरी व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है, इनका लिमिट क्या होगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ठीक है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आर से डिनोट होगा। तो इनका जो लिमिट्स है, जैसे आर का लिमिट बताया जाता है ना, वैसे इनका भी लिमिट्स है, तो इनका लिमिट्स जो है वो हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिट, जो मैंने अभी बताया, प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है, ये रूट ओवर होता है, मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी, ठीक है, ये हमेशा जो है, क्योंकि आर का वैल्यू +1 से लेके -1 के बीच में चलेगा, तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसका रूट करते हैं तो मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम हम लोगों का ये +1 या -1 आ सकता है, तो वही बोल रहा है न्यूमेरिकली जो है प्रोडक्ट जब करेंगे, जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, सिर्फ जब हमारा रूट नहीं लग रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन यूनिटी होना चाहिए, तो 39 का आंसर हम लोग का डी हो जाएगा, 39 का आंसर डी हो जाएगा। यूनिटी का मतलब 1 होता है, ये देखो यहाँ पर लिखा होगा तो हम दिखा देते हैं। ये देखो द कोफिशिएंट correlation between two variables x and y in the simple geometric mean of two regression coefficient, the sign of the correlation coefficient would be common sign of the regression। अच्छा, ये तो आर एक्स वाई और इसमें रिलेशन बताया गया है, ये शायद मैंने लिखवाया कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, या फिर दिख नहीं रहा है, लेकिन ये होता है कि प्रोडक्ट होगा, ये तो हम बता ही रहे हैं, बी वाई एक्स ये रिलेशन होता है, ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, ठीक है, ये मस्ट भी न्यूमेरिकली क्या होगा, लेस देन यूनिटी। एक बार यहाँ दिखा देते हैं, शायद ये मैंने नहीं लिखवाया, हम एक बार दिखा देते हैं यहाँ से, रिग्रेशन वाला, रिग्रेशन कोफिशिएंट, प्रॉपर्टीज में दिख जाना चाहिए। कहाँ चला गया, ये देखो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 and 1, मतलब ये आर हो रहा है, बोथ लिमिटिंग द वैल्यूज, ठीक है, ये तो आर वाला बता दिया, बी वाई एक्स बी एक्स वाई कहाँ बता रखा है, रिग्रेशन लाइन में होगा। इसके बाद होगा, इसके बाद ये तो हम लोग का ये आ गया रिग्रेशन लाइन, हाँ यहाँ पर मिल जाएगा। The regression coefficient remain unchanged due to shift of origin but change due to shift of scale. Two regression lines intersect. ये वाला भी मैंने लिखवाया है. The coefficient of correlation between variables x and y in simple geometric mean of the two regression coefficient. The sign of the correlation coefficient would be the common sign of the two regression coefficient. ये देखो ये वाला बता रहा है, ठीक है. तो इसके हिसाब से हम लोग का आंसर ये देखो, if both the regression coefficient are negative, r would be negative, if both are positive then r would be positive values, ठीक है. तो इसी के बेसिस पे हम लोग आंसर बता सकते हैं, ये मैंने लिखवाया है, अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है मैंने कहाँ पर लिखवाया है, तो लेकिन लिखवाया है, तो ये देखो यहाँ पर आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा, ये हम लोग कर रहे हैं पॉइंट नंबर कितना कर रहे हैं, 39, ठीक है, तो 39 नंबर यहाँ पर
व्हाट आर द लिमिट्स टू रिग्रेशन कोफिशिएंट का लिमिट्स क्या होगा, प्रोडक्ट द रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी, ठीक है। अच्छा, फिर द रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज्ड, अनचेंज्ड होगा, अभी अभी मैंने दिखाया प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पढ़ा कि रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है मतलब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई ये अनचेंज रहता है ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, शिफ्ट ऑफ स्केल बोथ ए एंड बी और ए और बी मतलब कोई भी एक के चेंज होने के वजह से। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, है ना। ओरिजिन चेंज होने से इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, तो 40 का ए हो जाएगा, देख लो ये लिखवाया है, ओरिजिन चेंज होने से चेंज नहीं होगा। The coefficient of correlation between two variables x and y in the simple geometric mean of two regression coefficient, the sign of the correlation coefficient, ये इसके बाद ये नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, ओरिजिन चेंज पे। अच्छा, ये आगे कहीं होगा, द रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज्ड, रिग्रेशन कोफिशिएंट बिटवीन अनचेंज, ये रहा। चेंज ऑफ ओरिजिन रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज, चेंज ऑफ स्केल इफ ओरिजिन ओरिजिनल पेयर इतना है, मॉडिफाइड पेयर इतना है, देन चेंजेस ऐसे होगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट चेंज। अच्छा, तो यहाँ पर बोल रहा है रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज, अनचेंज कब रहेगा, ओरिजिन चेंज पे अनचेंज रहेगा, इसलिए शिफ्ट ऑफ ओरिजिन होगा तो अनचेंज रहेगा, इसलिए 40 का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा, ठीक है। 41 में क्या बोला है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब स्मॉल आर बिटवीन टू वेरिएबल्स इज -9, ये देखो अगर स्मॉल आर का वैल्यू -0.9 है, देन द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होगा, डिटर्मिनेशन होता है 1 - r², तो 1 - 0.9 का होल स्क्वायर मतलब 1 - 0.81, अब ये माइनस करने से कितना हो जाएगा 0.19, तो 41 का आंसर कितना हो जाएगा, 41 का आंसर हम लोगों का आ, एक मिनट ये देख लेते कितना बोला है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स -0.9, देन द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अच्छा, एक बार चेक कर लो डिटर्मिनेशन वाला क्या था, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और नॉन डिटर्मिनेशन, ये देखो चेंज कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन पेयर्स डिमांड चेंज, ये रहा 1 - r², डिटरमाइन जो नहीं कर पाएंगे, अच्छा जो डिटरमाइन कर पाएंगे ये रहा, डिटर्मिनेशन r² होता है, जो नहीं डिटरमाइन कर पाते वो 1 - r² होता है, हमें डिटर्मिनेशन पूछा है मतलब r² पूछा है, ठीक है। तो r का स्क्वायर कर लो, तो -0.9 का होल स्क्वायर यानी 0.81, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 42, 42 का देखो, इफ द कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज 0.7 मतलब r का वैल्यू है 0.7, देन द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड, अनअकाउंटेड का मतलब जो नॉन डिटर्मिनेंट होता है जिसे हम लोग काउंट नहीं कर पाते, तो 1 - 0.49, 0.49, 7 का स्क्वायर 1 - 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा, अब ये माइनस करो, ये हो जाएगा 0.51 मतलब सी, ऑप्शन सी, आप परसेंटेज में करना चाहो तो परसेंटेज में कर लो, तो 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा, एक बार चेक कर लो जहां पर हम दिखा रहे थे, रिकॉल हो जाएगा एक बार, ये देखो यहाँ पर ये है चेंज, चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर, इसे हम लोग बोलते हैं अनअकाउंटेंट भी बोलते हैं, ठीक है, 1 - r², ये अनअकाउंटेंट हो जाएगा, और जो काउंट कर सकते हैं ये रहा, जो नॉन डिटर्मिनेंट 1 - r² यानी अनअकाउंटेंट, और जो काउंट कर सकते हैं एक्सप्लेंड या फिर अकाउंटेंट या फिर जिसे r² से डिफाइन करते हैं। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन काफी बार आता है। तो ये हम लोग का सेट ए कंप्लीट हो गया, अब सेट बी जो कि थोड़ा कैलकुलेटिव है। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इफ फॉर टू वेरिएबल्स x एंड y द कोवेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y आर 40, 16 एंड 256, बोल रहा है द कोवेरिएंस वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y, कोवेरिएंस मतलब कॉव बिटवीन x एंड y 40, फिर बोल रहा है वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई, ये दोनों ही हमें बता रखा है 16 और 256। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब होता है स्मॉल आर,
ठीक है। तो स्मॉल आर क्या होता है, रेशियो बिटवीन कॉब ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बोथ द वेरिएबल्स। तो कॉफ तो 40 है, अब वेरिएंस का रूट करेंगे तभी तो एसटी मिलेगा 256, तो 40 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 256 का रूट। टू 56 का रूट 16, तो 40 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 16, मतलब आंसर आ रहा है 0.625। चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर 0.625, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये क्या बोला है, इफ कॉव, कॉव बोल रहा है कि 15 है, व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन शुड बी पुट फॉर द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का क्या रेस्ट्रिक्शन आएगा अगर कॉव जो है वो 15 है। तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे, ये इसको ऐसे लिखते हैं, हमें पता है आर इक्वल टू फॉर्मूला है कॉव एक्स कॉमा वाई, और नीचे आता है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है कॉव है 15, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई हो गया, और आर का वैल्यू हम लोग का ये आर हो गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमें पता है आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू हम लोग का होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, आर का वैल्यू हम लोग का लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर कॉप 15 है, ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो ये ऐसा बनेगा 15, यहाँ पर आर का वैल्यू लिखते हैं, ये लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो आर लेस देन इक्वल टू 1 नहीं, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, कॉफ का वैल्यू लिख लेते हैं पहले, ऐसे लिखते हैं, प्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, कॉफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो 15 है कॉप का वैल्यू, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे 15 लेस देन इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y ग्रेटर देन 15 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 15 होगा। मतलब हम लोग का आंसर होना चाहिए 2 का, द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीजन शुड बी मोर देन 15, 2 का ए हो जाएगा, ठीक है, 2 का आंसर हम लोग का मोर देन मतलब बी होगा, सॉरी वो ए नहीं बी होगा, बी होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला था, कॉप 15 बोल दिया था, व्हाट रेस्ट्रिक्शन शुड बी पुट फॉर द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स एंड वाई। अगर कॉप का वैल्यू 15 है तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और वाई का हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब रेस्ट्रिक्शन उस पर क्या लगना चाहिए। यहाँ ऑप्शंस कैसे दिए हुए थे, देखो, नो रेस्ट्रिक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीजन शुड बी मोर देन 15, 15 से ज्यादा होना चाहिए, या फिर लेस देन 15 होना चाहिए, या सम ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीजन शुड बी लेस देन, यहाँ पर बोल रहा है कि 15 होना चाहिए, सम तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा ऐसा भी नहीं, तो फिर ये दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ एस डी नहीं होता है, प्रोडक्ट ऑफ एस डी होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ एस डी, क्योंकि हम लोग को जैसे फॉर्मूला पता है, देखो ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि आर का वैल्यू ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा, और आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, +1 से लेके आर का वैल्यू -1 तक लाई करेगा, ठीक है, +1 से लेके -1 तक लाई करेगा। मतलब अब अगर ये ऊपर 15 है तो नीचे क्या होना चाहिए, नीचे 15 से ज्यादा वैल्यू नहीं होगा, अगर मान लो नीचे 2 हुआ, 3 हुआ, या फिर जैसे 4 ऐसे 14 भी हुआ, ठीक है, या फिर 14.999 भी हुआ, तब भी देखो आंसर क्या आएगा पता है, आर का वैल्यू फिर गलत आ जाएगा। जैसे मान लो 15 डिवाइडेड बाय 14 कर लो, आंसर कितना आ जा रहा है 1.07। लेकिन एक चीज सोचो, हमारे आर का वैल्यू तो +1 से ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब नीचे का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, या तो नीचे ये वैल्यू जो है ये हमारा ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो कि हमारे आर के वैल्यू को लेस देन
वन या फिर लेस देन वन या फिर इक्वल टू वन, मैक्स टू मैक्स इक्वल टू वन या फिर लेस देन वन में कुछ कोई भी वैल्यू चलेगा। मतलब यहाँ का वैल्यू 15 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे लाइक 16 अगर होता है तो देखो यहाँ पर आंसर हम लोग का 0.93 तब ना ठीक होगा, क्योंकि आर का वैल्यू कभी +1 से ज्यादा जा ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब हमें पहली ये वाला कंडीशन सेट कर लेना चाहिए। क्योंकि आर का वैल्यू हमारा +1 या फिर -1 के अंदर वेरी करेगा, मतलब लेस देन इक्वल टू वन, मतलब वन से कम या वन होगा। ठीक है, वन से कम मतलब ये इधर और वन। ठीक है, तो इसीलिए ये आंसर हमें हमेशा अगर आर के बराबर है तो लेस देन इक्वल टू वन होना चाहिए। तो उसके हिसाब से तो ये सिंपल पता चल रहा है हमें, ये वैल्यू प्रोडक्ट करके हमारा 1 से ज्यादा 15 से ज्यादा आना चाहिए, है ना। ये अगर 15 से ज्यादा नहीं आएगा, 15 से अगर थोड़ा भी कम आता है तो हमारे आर का जो कंसेप्ट है उस पर फॉलो नहीं करेगा। आर हमें हमेशा या तो 1 हो जाए, मतलब ये 15 हो जाए चलेगा, ठीक है, लेकिन 15 से कम होगा नहीं चलेगा। सॉरी, 15 से जो है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके 15 से कम होगा नहीं चलेगा। जैसे कि 14.99 भी होगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें हम लोग का +1 से एक्सीड कर जाएगा। इसीलिए स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई 15 से ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है 15। ठीक है, 15 से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर 15 से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं 2, सेकेंड वाला आंसर हो गया मोर देन। अच्छा देखो यहाँ पर ना कहीं इक्वल नहीं दिया, ये 15 या 15 के बराबर होता है तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्योंकि मोर देन दिया है तो हम लोग फिर मोर देन इक्वल नहीं दिया है तो मोर देन वाले पे ही टिक करेंगे, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा बी। ठीक है, 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब थर्ड नंबर वाला देखो, इफ द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 20, कॉव कॉव है हम लोग का 20। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है वेरिएंस ऑफ वन वेरिएबल इज 16, वेरिएंस ऑफ वन वेरिएबल इज 16, कौन सा है वो तो नहीं बताया है। एंड व्हाट वुड बी द वेरिएंस ऑफ द अदर। ठीक है, दूसरा वेरिएंस कौन सा है। तो ठीक है, एक वेरिएंस हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो वेरिएंस ऑफ एक्स ये है हम लोग का 16, वेरिएंस ऑफ एक्स हमें बता रहा है 16, तो हमें ढूंढना है वेरिएंस ऑफ वाई कितना होगा। ऐसे ही बोला है, देखो वेरिएंस ऑफ वाई कितना होगा। ठीक है, तो फिर हमें पता है कि कॉफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई एच डी ऑफ एक्स इंटू एच डी ऑफ वाई, ये वैल्यू हो जाता है आर के बराबर। ठीक है, तो कॉब हमें पता है 20, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स 4 हो जाएगा। ठीक है, 16 का रूट एच डी ऑफ एक्स रूट ओवर ऑफ 16 यानी कि 4, ये हमें नहीं पता। और आर का वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगा, इस कंडीशन में आर को सेटिस्फाई करने के लिए लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ये तो 5 हो गया। ठीक है, ये 5 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो 25। ठीक है, 25 25 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ स्क्वायर ऑफ वाई, क्योंकि हमें वेरिएंस निकालने बोला है ना, तो ये वेरिएंस बन गया और ये लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये 25 लेस देन इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ स्क्वायर वाई, ये आ गया। ठीक है, ये वेरिएंस ऑफ वाई हो गया, तो वेरिएंस ऑफ वाई कितना हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ y ये हम लोग का बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू 25। ठीक है, वेरिएंस ऑफ y जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा ना, इधर है तो ऐसे लिखा हुआ है 25 लेस देन इक्वल टू ये, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 25 हो जाएगा, तो 3 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 3 का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। ये जस्ट सॉल्व करने से पता चलेगा, हमें वेरिएंस ऑफ y पूछा है, एच डी नहीं पूछा था। ठीक है, वेरिएंस पूछा था इसलिए मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो 5 का स्क्वायर 25, ये वेरिएंस बन गया। अब इसको हम लोगों ने अरेंज किया, अरेंज करने पे वेरिएंस ऑफ वाई आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 25। फोर्थ नंबर, if y equal to a plus bx then what is the coefficient correlation between x and y। तो y equal to है a plus bx, हमें पूछा है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन, यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y, तो कोरिलेशन मतलब r, बेसिकली आर ऑफ एक्स वाई कितना है ये पूछ रहा है। ठीक है, आर एक्स वाई इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है, ऐसे नीचे होगा, आर एक्स वाई कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा,
तो ऑप्शन से एक बार देखो कैसे दिया है, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी 1 और -1 अकॉर्डिंग टू। देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सेट ए में ऐसा क्वेश्चन करके आए थे हम लोग, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर r का वैल्यू 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। तो +1 और -1 हो सकता है, डिपेंड करता है कि स्लोप कैसा है। अगर b ग्रेटर देन 0 है तो ये होगा, b लेस देन 0 है तो ये होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का आंसर हमें दोनों को कंबाइनली ही देना पड़ेगा, तो 4 का हम लोग सी लिखेंगे, ठीक है। 4 का आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। 5, आर का वैल्यू 0.6, देन कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेंट। तो आर का वैल्यू अगर 0.6 है, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेंट 1 माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस अभी अभी दिखाया मैंने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट और नॉन डिटर्मिनेंट, तो ये 0.36, इसे माइनस करने से 0.64 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.64 यानी डी, फिफ्थ नंबर का डी हो गया, फिफ्थ नंबर का डी। अच्छा, फिफ्थ का डी हो गया। सिक्स नंबर, सिक्स नंबर में बोला है इफ u प्लस 5x इक्वल टू 6, u प्लस 5x इक्वल टू 6, 3y माइनस 7b, 3y माइनस 7b इक्वल टू 20। फिर बोल रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y 0.58, व्हाट वुड बी द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन u एंड v। आर यू वी हमें पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है। तो आर यू वी कितना होगा देख लो, ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं, 0.58, 0.58 नेगेटिव, 0.84, 0.84। तो अगर याद है तो हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि एक मैंने लास्ट क्लास में एक जो है फॉर्मूला लिखवाया था, एक कंसेप्ट लिखवाया था कि बी वाई एक्स, बी एक्स वाई, आर 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 एक्स वाई, ये तीनों जो है एक ही होता है। कहाँ पर लिखवाया था? नहीं, यहाँ नहीं लिख पाया था, देखते हैं कहाँ है। ये मैंने लास्ट क्लास में लिख पाया था, तो इस पेज में होना चाहिए। ये देखो, द कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इन द सिंपल जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, द साइन ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट वुड बी कॉमन साइन टू टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। नहीं, ये वाला नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। यू प्लस, देखते हैं, ये रहा, ये देखो चेंज होने से क्या होगा, ये देखो, ये ओरिजिन चेंज और स्केल चेंज, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने जो जिस्ट देखा था कि और ये तीनों का जो है वैल्यू चेंज हो सकता है, सॉरी वैल्यू जो है वो एक ही रहेगा। हम दिखा देते करके, ठीक है, हम दिखा देते, पूरा चीज यहाँ लिखा हुआ नहीं है, हम यहाँ से दिखा देते कैसे होगा। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे अपना u का वैल्यू, ठीक है, u का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। u प्लस 5x इक्वल टू 6, तो यहाँ से u इक्वल टू 6 - 5x, ठीक है। अच्छा, और ये वाला v, 7v इक्वल टू 20 - 3y, तो v इक्वल टू 20/-7 और 3y/-7, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आर एक्स वाई हमें 0.58 दे रखा है, तो आर यू वी कितना होगा। आर यू वी मतलब आर और यू का हो गया 6 माइनस, ऐसे लिखते हैं अरेंज करके, -5x प्लस 6, ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो 3y/7 और ये -20/7, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर आर जो है, आर जो होता है वो नॉट अफेक्टेड बाई शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन शिफ्ट होने से ये इफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन और बाई चेंज ऑफ स्केल, एक्चुअली ये दोनों में से किसी से भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो आर है वो तो ना तो कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड होने से इम्पैक्टफुल होगा, ना तो कोई एडलेस होने से इम्पैक्टफुल होगा, यानी आर 0.58 है, आर 0.58 ही रह जाएगा, लेकिन साइन इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अगर ये देखो, हमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स इसके साइन के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, जैसे ये वैल्यू में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन साइन साइन में इम्पैक्ट आएगा। साइन कैसे होता है, ऑपोजिट
साइन ऑफ स्केल, स्केल चेंज का ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। स्केल मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो ये 3/7 और यहाँ -5, तो प्लस माइनस में माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें आंसर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि स्केल चेंज जो है वो माइनस में है, तो इसका ऑपोजिट, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -0.58 हम लोग का आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा और भी क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये वाला, if the relation between x and u दे दिया है and the coefficient correlation between x and y is -0.6, what is the correlation coefficient between u and y? तो देखो कैसे होगा। सेवेंथ नंबर, आर एक्स वाई, ये हमें बता रहा है 0.6, -0.6, ये देखो। द इफ द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई हम लोगों ने लिख लिया। फिर पूछा है कि एक्स एंड यू क्या होगा, इफ द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड यू 3x + 4y 4u + 7 = 0, ये हमें एक रिलेशन बता दिया है, ठीक है। ये एक्स और यू के बीच का रिलेशन है, तो इधर यू रखना है और बाकी इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ये तुम लोगों ने पहले भी देखा है कि कैसे करके ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग आर ऑफ यू कॉमा वाई निकालेंगे, जो कि हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वाई, ठीक है। तो यू का वैल्यू क्या आ रहा है, ये वाला -7/4 -3/4 एक्स, ठीक है, कॉमा y जो है वो y है, क्योंकि y का चेंजेस हमें यहाँ कुछ दिया नहीं है। तो r का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू, तो पहला बात है वैल्यू तो वैल्यू ही रहेगा, लेकिन साइन का क्या चेंजेस होगा वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन हमेशा क्या होगा, ऑपोजिट साइन ऑफ स्केल चेंज होगा, तो यहाँ पर स्केल चेंज क्या है, स्केल चेंज माइनस में है, -3/4 है, तो ये प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो ऑपोजिट साइन ऑफ स्केल चेंज था, तो यहाँ पर स्केल चेंज क्या था, माइनस, और यहाँ पर क्या था, प्लस, तो प्लस माइनस में माइनस हुआ था, और माइनस का यहाँ पर जो है, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा क्योंकि ये प्लस था, तो ऑपोजिट होगा, स्केल चेंज करके जो आ रहा है उसके ऑपोजिट होगा। तो ये स्केल चेंज करके माइनस आ रहा है, ठीक है, ऑपोजिट साइन देना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग का स्केल चेंज करके कितना आएगा, ये जो है इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ था, ये देखो यहाँ क्या था, यहाँ था हम लोगों का 0.58 प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा ऑपोजिट, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। तो ये हो गया सेवेंथ नंबर का हम लोग का ऑप्शन सी, ठीक है, सेवेंथ नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, एट्थ नंबर, eighth number, from the following data the coefficient of correlation was found to be 0.93, what is the correlation between u and v, u and v के अंदर क्या correlation है, ठीक है। तो ये एक बार लिख लेते हैं x और y का वैल्यू। तो x का वैल्यू है हम लोग का 23547, चेक कर लो, 23547 467 810, u क्या हो जाएगा, u कैसे कैलकुलेट किया गया, u -3, अब 2 को -3 में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर इसको x -5 करते हैं तब हो जाएगा, 2 - 5 -3, 3 - 5 -2, 5 - 5 0, 4 - 5 1, 7 - 5 2, ठीक है, -3 -2 0 -1 2, ठीक है। अच्छा, ये -1 होना चाहिए, 4 हाँ, ये -1 ही होगा, -1, और ये 2 हो जाएगा। अच्छा, फिर भी कैसे बना है, एक देखते हैं, उसी पे हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। 4 - 4 हो गया है, इसका मतलब y -8 किया गया होगा, तो 4 - 8 -4 6 - 8 -2 7 - 8 -1 8 - 8 0 10 - 8 2, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब हमें यहाँ पर बोल रहा है what is the correlation between u and v as given below। अब हमें बोलना है कि correlation between u and v क्या होगा। तो आर एक्स वाई हमें गिवन है, लिख लेते हैं, आर एक्स वाई हमें गिवन है यहाँ पर 0.93, ठीक है। तो आर यू वी क्या होगा, आर यू वी हम लोग का हो जाएगा 0.93 ही रहेगा, आर यू वी हम लोग का 0.93 रहेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि स्केल चेंज का देखो क्या आ रहा है, माइनस और माइनस, ठीक है, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, सॉरी स्केल चेंज हुआ है ना, तो यहाँ पर
स्केल मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन तो कुछ हुआ नहीं है यहाँ पर, हम लोग का क्या हुआ है, ओरिजिन चेंज हुआ है, मतलब एक से माइनस हुआ है, तो नो स्केल चेंज। अगर स्केल चेंज नहीं हुआ है तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो जैसा है वैसा ही रहेगा, स्केल चेंज कुछ भी नहीं हुआ है तो जैसा है वैसा ही रहेगा, 0.93 है तो 0.93 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर नाइन्थ वाला देखो, नाइन्थ वाले में क्या दिया है, रेफरिंग टू द डेटा presented in question 8 what would be the correlation between u and v, u and v में क्या correlation होगा, अगर इसके जगह चेंजेस ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो ये u कैसे बना होगा, ये 2 3 5 4 7 से ये 2 का वैल्यू 10 कैसे हुआ हुआ होगा, 2 into 5 करके, 3 में भी फिर इंटू 5 होना चाहिए, 5 में भी फिर इंटू 5 होना चाहिए, 4 में भी इंटू 5 होना चाहिए, 7 में भी इंटू 5 होना चाहिए, ऐसे मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे तो हम लोग को u मिल जाएगा, मतलब u का स्केल चेंज है, स्केल चेंज कैसा है, 5 into u, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं u कैसे बना है 5x करके। सिमिलरली v का चेक करो, v कैसे बना होगा, -24 मतलब -6 मल्टीप्लाई करके बना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -6x, ठीक है। ये देखो -6y, ये तो y है ना, ये देखो ये वाला 4 into -6, 6 into -6, 7 into -6, तब जाके ये कंडीशन हमारा फुलफिल हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला है कि अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन यू भी क्या होगा, अगर पहला वाला ही क्वेश्चन है उसके साथ ही दिया है, तो आर का वैल्यू अगर 0.93 होगा तो लिखते हैं आर का, आर एक्स वाई अगर 0.93 है, ठीक है, तो आर यू वी क्या होगा, क्योंकि स्केल चेंज हुआ है तो स्केल चेंज का इम्पैक्ट देखो, एक प्लस एक माइनस है, तो प्लस माइनस में माइनस होता है, तो ऑपोजिट ऑफ द स्केल चेंज, तो यहाँ पर -0.93 होगा, ठीक है, ऑपोजिट ऑफ स्केल चेंज होगा, स्केल चेंज का जो हो रहा है उसका मतलब ये जो है ये स्केल चेंज का ऑपोजिट आंसर देगा, मतलब 0.93 तो रहेगा ही, वैल्यू में थोड़ी ना कोई चेंज होने वाला है, अगर स्केल चेंज हुआ है तो उस हिसाब से होगा, तो प्लस माइनस में माइनस हुआ है तो यहाँ पर भी हम लोग माइनस लिखेंगे। ये नाइन्थ नंबर वाला भी हो गया, फिर 10th, if the sum of the squares of different rank given by two judge A and B of 8 student is 21, what is the value of rank of correlation coefficient, ठीक है, तो हमें क्या बोला है, sum of square of the rank मतलब d square बता दिया है 21, 8 स्टूडेंट का जो है रैंकिंग किया गया है, तो n का वैल्यू है 8 और r ऑफ r जो है ये है 21, ठीक है, सॉरी ये 21 नहीं है, 21 तो 8 ऑफ स्टूडेंट इज 21। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट ये पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर -1, ठीक है, तो 1 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर 21, एन का मतलब 8 इंटू 8 स्क्वायर -1, 64 - 1 इंटू 8, 504, 126 डिवाइडेड बाई 504 -1, तो ये हो गया 0.75, ठीक है, तो 0.75 मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं इसमें क्या बोला है, इफ द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन मार्क्स इन एंड मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स फॉर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज 0.6, मतलब आर ऑफ आर 0.6 बता दिया है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रैंक मतलब समेशन डी स्क्वायर बता दिया है 66, ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, एन का वैल्यू कितना होगा, तो अभी अभी फॉर्मूला तो लिखा हम लोगों ने, उसी के बेसिस पे कर देंगे, 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर -1। अच्छा, तो यहाँ पर ये 0.6 है, ये 1 है, ये 6 into 66, ये n हमें फाइंड आउट करना है, तो n क्यूब माइनस n लिख लेते हैं। अच्छा, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 - 0.6, तो ये हो गया 0.4, या ये नेगेटिव आएगा तो इधर से भी माइनस साइन हटा देते हैं, तो 6 into 66, तो ये हो गया 396, n क्यूब माइनस n क्यूब माइनस n हो जाएगा 396 डिवाइडेड बाई 0.4,
990, ठीक है 990। अब n का कौन से वैल्यू से 990 हो जाएगा, n का वैल्यू अगर 10 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 क्यूब मतलब 10 2 3 -10, हाँ 990 हो रहा है, तो n का वैल्यू 10 होने से होगा, यानी 10 स्टूडेंट का जो है ये रैंक किया गया है, तो n का वैल्यू a, मतलब 11 का आंसर a होगा, n का वैल्यू a यानी कि 10 हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। While computing rank correlation coefficient between profit and investment for last 6 years of a company, the difference in rank for the year was taken 3 instead of 4। तो जब रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट किया गया है लास्ट 6 years का, तब जब रैंकिंग लिया गया तो गलती से 3 के जगह 4 के जगह 3 ले लिया गया। व्हाट इज द रेक्टिफाइड रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इफ इट इज नोन दैट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0.4। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, ऐसे लिखते हैं, पहले एन का वैल्यू लिख लेते हैं, एन 6 है क्योंकि 6 साल का प्रॉफिट का एनालिसिस किया गया है। डिफरेंस इन द रैंक फॉर द ईयर, मतलब जब समेशन डी स्क्वायर कर रहे थे तब हम लोगों ने रॉन्ग जो डी का वैल्यू है वो ले लिया है 3, करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट डी का वैल्यू हम लोग का 4 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा हम लोग को रैंक ढूंढना है, सही वाला रैंक ढूंढना है। अच्छा, अब हमें गलत वाला हमें पता है, गलत रैंक जो है वो 0.4 है। अब हम लोग गलत रैंक को यूज करके गलत डी स्क्वायर निकाल के उसे रेक्टिफाई कर लेंगे, तो आर इक्वल टू 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर -1। ठीक है, तो आर का वैल्यू हमें पता है 0.4, हाँ गलत है बट ये कैलकुलेटेड हम लोगों ने किया था, गलत कैलकुलेशन जो किया था, ये हो गया डी स्क्वायर रॉन्ग वाला। ठीक है, ये रॉन्ग डी स्क्वायर है। अब ये 6 × 6 स्क्वायर -1, ये 6 और 6 कैंसिल आउट, ये इधर आ गया तो 0.6 हो जाएगा, और ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई समेशन डी स्क्वायर बाई 35, तो समेशन डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 35 इंटू 0.6, 21 बन गया। ठीक है, ये 21 बन गया, ये रॉन्ग वाला आ गया क्योंकि ये रॉन्ग कैलकुलेशन था, तो रॉन्ग डी स्क्वायर समेशन डी स्क्वायर 21। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट कैसे करेंगे, इसमें जो गलत है उसे हटा देते हैं, तो गलत क्या है, गलत है माइनस करना पड़ेगा 3 स्क्वायर को, क्योंकि ये स्क्वायर के कंडीशन में इसमें इंक्लूडेड है, और 4 स्क्वायर को ऐड कर देंगे, तो -9 + 16, -9 + 16, तो ये हो गया 28। ठीक है, ये 28 हो गया। अब करेक्ट वाला हमें फाइंड आउट करके देना है, तो करेक्ट आर क्या हो जाएगा, 1 - 6 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 स्क्वायर -1, तो ये 6 और 6 कैंसिल हो गया, 1 - 28 डिवाइडेड बाई 35, 7/35, 0.2। ठीक है, तो इसमें आंसर आ रहा है 0.2, देखते हैं ऑप्शन कैसा है। हाँ 12 का आंसर बी 0.2 हो जाएगा। अच्छा, फिर 13 में क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि फॉर 10 pairs of observation, number of concurrent deviation was found to be 4। What is the value of the coefficient of concurrent deviation? अच्छा, तो concurrent deviation का फॉर्मूला देख लो, concurrent deviation का फॉर्मूला क्या था, ये रहा। ठीक है, concurrent deviation का फॉर्मूला ये, क्वेश्चन क्या बोला है, the coefficient of concurrent deviation for p pairs of observation was to be found 1/√3। तो coefficient of concurrent deviation, ये r का वैल्यू बता रहा है 1/√3। ठीक है, फिर बोला है कि वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, अच्छा नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन 4 है फॉर 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, पेयर्स मतलब यहाँ पर एम है टोटल नंबर ऑफ डेविएशन, एम का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डेविएशन, तो यहाँ पर कॉन्करेंट डेविएशन बताया है 4, तो एम का वैल्यू 4 हो जाएगा, एम का वैल्यू 4 हो जाएगा। अच्छा, फिर बोल रहा है 10 पेयर्स, पेयर्स मतलब क्या हो जाएगा, पेयर्स का मतलब यहाँ पर टोटल नंबर, देन द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, पेयर्स जो है वो हो जाएगा
m equal to n minus 1, total number of deviation it is 1 less than the total number of pairs. अच्छा, तो ये पेयर्स जो है वो n, ठीक है, पेयर्स का मतलब n होगा 10। अच्छा, फिर हमें बोला है 10, मैंने सारी चीज आइडेंटिफाई तो कर लिए हैं। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन आर इक्वल टू कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन 10 पेयर्स, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन वुड बी 4। अच्छा, ये मैंने ना इधर वाला पढ़ लिया इसके साथ साथ, ये नहीं है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करके देना है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ प्लस माइनस 2c माइनस m डिवाइडेड बाई n, 2c माइनस m डिवाइडेड बाई m, ठीक है, 2c माइनस m डिवाइडेड बाई m। अब चेक करते हैं, यहाँ पर 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन 4। अच्छा, तो ऐसे हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ प्लस माइनस 2 इंटू m का मतलब 4, n का मतलब क्या हो जाएगा, m का मतलब 4, n का तो जरूरत नहीं है यहाँ पर फॉर्मूले में। c नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, c का मतलब नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में बताया था नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन 4। अच्छा, ये c होगा, सॉरी ये c होगा, ये c है, तो हमें m फाइंड आउट करना पड़ेगा। m कैसे फाइंड आउट होगा, m इक्वल टू n माइनस 1 होता है, मतलब ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 4 ये 9 और ये भी 9 रहेगा, तो आंसर कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस ये हो गया प्लस माइनस 8 माइनस 1, 8 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 1/9। अब यहाँ से हमें माइनस सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा कैलकुलेशन आगे बन पाएगा। तो ये माइनस लेने से 1/9 यानी 1/3, क्योंकि हम लोगों ने माइनस लिया था तो यहाँ पर आंसर भी माइनस में होना चाहिए, यही रूल्स था, ठीक है। तो -1/3 हो जाएगा, यानी डी 13 का आंसर हम लोग का डी हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने सीखा था वैसे ही मैंने यहाँ पर किया है, तो 13 का आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर माइनस लेना पड़ा कैलकुलेशंस करने के वजह से, तो यहाँ पर भी हमें आंसर में माइनस लेना पड़ेगा। अगर हम लोग आंसर में माइनस नहीं लेंगे तो गलत हो जाएगा। ये चीज देखो मैंने यहाँ पर इलाबोरेट करके भी बताया था, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, इसमें बोला है द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन फॉर पी पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 1/√3। तो ये कॉन्करेंट डेविएशन ही मिल गया है 1/√3, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन वाज फाउंड टू बी 6, मतलब सी का वैल्यू जो है वो 6 बताया गया है, ठीक है, सी का वैल्यू है 6। अब आगे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। अब आर ऑफ सी का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ प्लस माइनस 2c माइनस m डिवाइडेड बाई m, ठीक है। तो ये है 1/√3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ प्लस माइनस 2 इंटू 6 माइनस m का मतलब क्या है, यहाँ पर बोला है p पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब p जो है पेयर्स, मतलब n का वैल्यू p है, तो m का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस n, यानी कि 1 माइनस p हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 माइनस p होगा और नीचे भी 1 माइनस p हो जाएगा। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, हमें यहाँ पर आंसर दिया गया है। अच्छा, हम लोग पुट करके देख सकते हैं, ठीक है, हम लोग पुट करके देख सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ प्लस माइनस यहाँ पर 12 माइनस 1 माइनस माइनस में प्लस p डिवाइडेड बाई 1 माइनस p, तो ये हो गया 1/√3 प्लस माइनस ये 11 प्लस p डिवाइडेड बाई 1 माइनस p। अब अगर हम लोग p का वैल्यू यहाँ पर बोला है वैल्यू ऑफ p का वैल्यू अगर हम लोग 10 लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 10 लेते हैं, तो 11 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10, मतलब माइनस 1 माइनस 10, तो ये हो गया 21 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 9। चेक करते हैं 21/9 कितना आंसर आता है, 21 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आंसर आता है हम लोग का 2.33। अच्छा, ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं 21/9 ये 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 7 और ये 3 हो जाएगा। तो 7 का तो रूट हटाने से 1 आएगा नहीं, तो इसका मतलब p का वैल्यू पहला वाला तो नहीं हो रहा है, 10 नहीं हो रहा है,
नेक्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं, पी का वैल्यू अगर हम लोग 9 लेते हैं, चेक करते हैं पी का वैल्यू 9 लेने से क्या होगा। ये तो नहीं हुआ, पी का वैल्यू अगर 9 लेते हैं तो 11 प्लस 9 और 1 माइनस 9, ठीक है, तो ये हो गया 20 और ये हो गया -8, तो ये कैंसिल आउट करने से 5/2 नहीं, इसका रूट भी 1/√3 नहीं होगा। अगर 8 ले लेते हैं तो 11 + 8 और 1 - 8 -7, तो ये 19/7 हो गया, इसका भी तो इतना नहीं होगा। नन ऑफ दिस होगा क्या आंसर, फिर 14 का आंसर हम लोग का नहीं, 14 का आंसर तो ए बता रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फॉर पी पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 1/√3, आंसर 1/√3 है, एन जो है वो पी है। इफ द नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन वाज फाउंड टू बी 6, ये सी का वैल्यू 6 पाया गया है, देन द वैल्यू ऑफ पी, अब पी मतलब है नंबर ऑफ पेयर्स और ये एन एन का वैल्यू है पी, तो एम इक्वल टू क्या होता है, एम इक्वल टू 1 माइनस एन होता है, एम इक्वल टू होता है n-1, अच्छा सॉरी सॉरी n-1 होगा, यहाँ पर गलत हो गया, m इक्वल टू n-1 होगा, मतलब p-1, ये चीज गलत हो गया, तो ये बनेगा p-1, p-1 -p+1 और ये हो गया p-1, तो ये बनेगा 13 - p डिवाइडेड बाई p-1। अब पहले वाले 10 से हम लोग चेक करके देखते हैं, पहले 10 वाला कंसेप्ट फिर से, अगर एन पी का वैल्यू 10 होगा इन दैट केस ये 1/√3 होता है कि नहीं, तो प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ प्लस माइनस 13 - 10 और ये हो गया 10-1, ठीक है, तो प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ प्लस माइनस ये हो रहा है 3 और नीचे हो गया 9, अच्छा, अब ये दोनों ही पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, तो ये 1/3, अब इसका अगर रूट करेंगे, अब ये रूट हो जाएगा प्लस साइन लेके, तो इसका रूट 1/√3, आंसर प्लस में होगा, मतलब पी का वैल्यू 10 होना चाहिए, ठीक है, तो फिर आंसर ठीक है हम लोग का ए हो जाएगा। तब ये मैंने p-1 की जगह m का वैल्यू n-1 की जगह मैंने 1 - n लिख दिया था, इसी वजह से आंसर नहीं आ रहा था। अच्छा अब देखो ये हो गया 14, 15 नंबर में क्या बोला है, 15 नंबर में बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट ड्यू टू पियर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, अच्छा यहाँ पर पियर्सन, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला लगा के हमें ये चेक करके बताना है, ठीक है, अच्छा, तो कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट में हम लोग ऐसे करते हैं कॉव ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, ठीक है, और कॉव के लिए क्या चाहिए, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन, ठीक है, अब यहाँ पर देखो समेशन एक्स इंटू वाई करके देखो कैसे होगा, ये -5, ये -5 इंटू 27, मतलब 5 इंटू 27 कर लो, देखो -135, यहाँ पर लिख लो -135, 18 इंटू 4 माइनस में आंसर आएगा, 18 इंटू 4, ये तुम लोग कैलकुलेटर में मेमोरी प्लस करके भी कर सकते हो, तो ये हो गया -72, 11 इंटू ये -33, फिर -12, -3, फिर हो गया 0, फिर +3 +12 +33 +52 और ये हो जाएगा 27 इंटू 5, ये हो गया 135, ठीक है, अब देखो 135 कैंसिल, ठीक है, यहाँ 12 और 12 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, 33 कैंसिल, यहाँ पर हो रहा है ये 72 होगा, ठीक है, 72 कैंसिल, बेसिकली ये वैल्यू मेरा जीरो आ जा रहा है, तो अगर समेशन एक्स वाई मेरा जीरो आ जा रहा है तो यहाँ पर पोर्शन जो है ये मेरा जीरो आ जाएगा कॉफ वाला, तो बचेगा क्या, समेशन एक्स बाई एन और ये वाला समेशन वाई बाई एन, अच्छा समेशन एक्स बाई एन कितना होगा वो भी देख लेते, समेशन एक्स ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 5, ये देखो समेशन एक्स भी जीरो हो जाएगा, +5 - 5 +4 - 4 -3 +3 -2
+2 +1 -1 और तो ये मेरा 0 हो गया। और जैसे ये 0 हो जाएगा ये भी मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी मेरा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू अगर कुछ आ भी जाता है 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ऊपर 0 और नीचे डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू अगर आ भी जाता है तो भी तो आंसर मेरा 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो कोई आंसर नहीं आएगा, तो इसका मतलब मेरा आंसर ऑप्शन सी 0 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके इस तरह से पूरा देखने का जरूरत ही नहीं है। अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग अपना लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर जो है वो ओवरऑल 0 ही आने वाला है, क्योंकि जो डेटा है वो बहुत सारे आंसर्स हमारे 0 आ जा रहे हैं, तो 15 में सी हो जाएगा। इसको देखने का ही कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 15 का आंसर यहाँ से ही दिख रहा है कि ये सी हो जाएगा। अभी भी काफी सारा क्वेश्चन है 16 से लेके 16 17। अच्छा देखते हैं, ये एक बना लेते हैं। यहाँ पर जैसे बोला है फॉलोइंग आर द टू रिग्रेशन नॉर्मल इक्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम डिराइविंग द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x कौन सा होगा, तो y ऑन x अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये y ऑन x है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये x ऑन y है, तो हमें b यहाँ ढूंढना पड़ेगा बी वाई एक्स, यहाँ ढूंढना पड़ेगा बी एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ बी वाई एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ कितना हो जाएगा। अच्छा, the regression line of y on x is given by the regression line of y on x. So following are the two normal equation obtained deriving the regression line of y on x. अच्छा, y on x को derive करके मिला है। अच्छा, हम लोग को पूछा है कि इसमें से कौन सा रिग्रेशन लाइन बनेगा y on x का। अच्छा, ये इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा। ए 5a + 10 भी ये, इसके बाद सारा ही रिग्रेशन लाइन का ही है, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन रिग्रेशन लाइन का ही है। The following are the two normal equations deriving from the regression line. Regression line y and x को derive करके ये मिला है, और हमें पूछ रहा है कि regression line of y on x इसमें से कौन सा होगा। ये पहले सॉल्व करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ए बी शायद, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं इसका। ये रहा, जैसे ये तो रिग्रेशन कोफिशिएंट का बताया है, ये रिग्रेशन लाइन ये ऐसा वाला क्वेश्चन दिया, रिलेशन बिटवीन ये रिग्रेशन कोफिशिएंट, नहीं ये भी नहीं दिया, ये दिया है फॉर द वेरिएबल्स, लेकिन यहाँ तो ए बी से रिप्रेजेंट किया है। तो ठीक है, अभी तो नहीं दिखा मुझे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक काम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का काफी सारा ही हो गया है, मैक्सिमम ही हो गया है। अब जो जितना बाकी है, जैसे कि हम यहाँ पर पॉइंट आउट कर लेते हैं कहाँ तक बाकी है हम लोग का। हम लोग ऑप्शन जो सेट सी है वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो 5 मार्क्स के लिए एप्लीकेबल है, वो 1 मार्क के लिए एप्लीकेबल है भी नहीं। तो सेट ए तो कंप्लीट हो गया, और बी का हम लोग का कंप्लीट हो गया है अप टू अप टू 15 तक आई थिंक, ठीक है। हाँ 15 तक। अब 16 से लेके बच्चा कुचा जो है 16 से लेके 24 तक, ठीक है। इसमें काफी सारा अगर कोशिश करोगे तो हो भी जाएगा, ये हम लोग को करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। ये जो कुछ क्वेश्चंस बाकी है करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडेक्स नंबर या फिर कुछ और टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज फिर इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम।